Jai Hind aspirants, welcome to Udbhav IAS, presenting you the next video in the series of Indian polity for UPSC civil services and other examinations. In the previous videos, we've seen Article 1 to Article 4. उसके पहले हमने प्रियम्बल पढ़ा था और उसके पहले हमारे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स वाली सीरीज चली थी, राइट? सो नेक्स्ट इन द सीरीज इज़ फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 यानी कि सिटीजनशिप, जो कि प्री और मेंस के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। हर साल कहीं ना कहीं से सवाल आता रहता है इसमें और बहुत ही हॉट टॉपिक है, राइट? ये आज का हमारा इंडेक्स है सिटीजनशिप। हम देखेंगे कौन होता है सिटीजन्स, राइट? किसे हम फॉरेनर्स कहते हैं, किसे हम एलियंस कहते हैं, राइट? किसे हम एनिमी एलियंस कहते हैं। ये सब चीज़ें डील करनी होती है हमें सिटीजनशिप के अंदर। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को एक्सप्लेन किया गया है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 5। हेडिंग यही है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन से सिटीजनशिप किसको मिली है, वो इस आर्टिकल के अंदर डील किया गया है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 5, रिमेंबर, राइट? देखिए, सबसे पहले इसमें क्लॉज आता है डोमिसाइल का। हमें समझना पड़ेगा क्या होता है डोमिसाइल, राइट? पहली तो द वन हु इज़ बॉर्न इन इंडिया, राइट? फिर दूसरा इसमें क्राइटेरिया आता है ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, और थर्ड आता है ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 years। ये इस आर्टिकल के 3 मेन क्लॉज है, राइट? इलेबरेटली पढ़ना है तो यहाँ पे है हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, either of whose parents were born in the territory of India and who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years। 5 साल से कम नहीं होना चाहिए, राइट? उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ये था आर्टिकल 5 रिगार्डिंग सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? हमने देखा था एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अनडिवाइडेड इंडिया में जो लोग भी यहाँ पे रहते थे वो सारे ही सिटीजन्स माने जाएंगे इंडिया के, राइट? डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? डोमिसाइल का मतलब होता है द वन यू थिंक इज़ योर होम, जिसे तुम रिकग्नाइज करते हो कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो वो आपका डोमिसाइल हुआ, राइट? और रेसिडेंस जो टर्म है ना, रेसिडेंस, वो एक टेम्पररी बेसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर कम समय के लिए कहीं रहना है तो उसे हम रेसिडेंस कहते हैं, राइट? तो ये था आर्टिकल 5 आपके लिए। सिंपल सी बात अगर याद रखनी हो तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको सिटीजन मिली है तो वो आर्टिकल 5 के अंतर्गत डील हुई है, राइट? आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स में भी रहे हो या उनके पेरेंट्स आज़ादी के टाइम पे वो सारे सिटीजन्स बने थे थ्रू आर्टिकल 5, हम ये कह सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज़ आर्टिकल 6। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये है आपके लिए आर्टिकल 6। क्या कहता है आर्टिकल 6? राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान से जो लोग इंडिया में आए हैं उनके रिलेटेड कैसे राइट्स रहेंगे, राइट? मतलब उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। तो पहला तो क्या है इसमें, ही और हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। मतलब मान लीजिए ये कोई पर्सन है, इसके पेरेंट्स या इसके ग्रैंड पेरेंट्स अगर उनका बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था तो सिटीजनशिप मिलती है, राइट? दूसरा इसमें आता है आफ्टर 1948 ही हैज़ टू बी ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर 6 months आफ्टर द रजिस्ट्रेशन विद गवर्नमेंट। मतलब पाकिस्तान से जो यहाँ पे आया है पोस्ट 19 जुलाई 1948 उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के बाद 6 महीने तक यहाँ पे रिसाइड करना पड़ेगा, तब जाके उसे मिल सकती है सिटीजनशिप। कहाँ की? इंडिया की, राइट? ये था आपके लिए आर्टिकल 6 इन शॉर्ट। डिटेल में समझना है तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, जो हमने आर्टिकल 5 में पढ़ के आए यहाँ पे ये 3 क्लॉज, a person who has migrated to the territory of India
from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be citizen of India at the commencement of the constitution if, मतलब ये कि पार्टीशन के वक्त काफ़ी सारे एरियाज ऐसे थे जो कि पाकिस्तान के अंदर आते थे, लेकिन वहाँ के लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए थी एंड दैट्स द रीज़न दे माइग्रेटेड टू इंडिया। तो अब उन्हें भी तो सिटीजनशिप देनी पड़ेगी ना, वो कैसे मिलेगी? वो डील होती है आर्टिकल 6 के अंदर, राइट। ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट, ओरिजिनली एनेक्टेड। मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में अगर उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म होता है तो उस व्यक्ति को सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सेकेंड क्लॉज क्या है? इन केस वेयर सच पर्सन हैज़ सो माइग्रेटेड फ्रॉम 19th डे ऑफ जुलाई 1948 ही हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। यह अभी हमने पढ़ा 6 महीने वाला क्लॉज, राइट। इन केस वेयर सच पर्सन has migrated on or after the 19th day of July 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of India. Dominion of India on an application made by him. Therefore, such officer before the commencement of the constitution in the form and manner prescribed by the government. मतलब ये सारे ही क्लॉजेस थे। पाकिस्तान से अगर आपको इंडिया में आना है और सिटीजनशिप लेनी है तो आर्टिकल 6 इसके अंदर डील करेगा, राइट। 5 हमने देख लिया, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 6 हमने देखा कि पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल 7। लाइकवाइज कुछ ऐसा ही है, मुझे अपने घर जाना है। राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, राइट। इसे हम कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन, राइट। मतलब पहले गया फिर वापस आ गया तो ये रिवर्स हुआ ना। तो उनके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉजेस है, अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो भी मिलेगी। मतलब ऐसा है कि मान लीजिए 1 मार्च 1947 को किसी ने पाकिस्तान में माइग्रेट कर लिया, मतलब यहाँ से कोई चला गया पाकिस्तान, तो ये फिर सिटीजन तो होगा नहीं इंडिया का, क्योंकि उसने एक्वायर किया पाकिस्तानी सिटीजनशिप, राइट। लेकिन वहाँ गए और वहाँ की हालत देखी तो कुछ ऐसी हो गई, ना खाना है ना पानी है, कुछ है, और फिर पाकिस्तान में जाके लगा कि ठीक है अब तो पाकिस्तान हमारे लिए कुछ काम का है नहीं, तो इसका मन बदला और इसे हुआ कि मुझे वापस आना है इंडिया में। हमने कहा भाई ठीक है आ जाओ। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते, राइट। हमने उसे बुला लिया वापस, ठीक है हम आपको सिटीजनशिप देंगे, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी बहुत कंडीशंस हमें रखनी पड़ती है, राइट। कि मतलब 1907 के बाद अगर आप आ रहे हो तो कुछ क्लॉजेस का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, राइट। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी इन द आर्टिकल 5 and 6 अ पर्सन हु हैज़ आफ्टर द 1st day ऑफ मार्च, हमने यहाँ पे देखा, माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन द पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू बी सिटीजन। सीधी बात है ना भाई, पार्टीशन हो चुका है, आप खुद अपनी इच्छा से पाकिस्तान में गए हो तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। आगे क्या है? प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल shall apply to a person who after having so migrated to the territory now included in the Pakistan has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law, and every such person shall for the purpose of clause B of the article 6 be deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of July 1948। मतलब इसके बाद अगर आ रहे हो तो आपको हम सिटीजनशिप देंगे, राइट। इतना ही था आर्टिकल 7 के अंदर। अगर इसे याद रखना है तो आप एज अ आर्टिकल ऑफ घर वापसी याद रख सकते हो, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल। सिटीजनशिप के अंदर वी हैव आर्टिकल 8, किसके रिलेटेड है? राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। PIO का कंसेप्ट यहाँ पे आता है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जिनके रूट्स इंडिया में बिलोंग करते हैं, हालांकि वो आज इंडिया में नहीं रहते,
फॉरेन कंट्री में रेसिडेंस है उनका, लेकिन काफ़ी सारे राइट्स उनके भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने मिलते हैं, राइट। मान लीजिए अगर कोई पर्सन है, ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, राइट, या ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, राइट, तो ये माना जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब इसका ओरिजिन अगर हम ट्रैक करें तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इसके रूट्स हमें देखने मिलते हैं, राइट। काफ़ी लोग ने आज भी हमें देखने मिलता है कि कई सारे जो हमारे यहाँ के यंगस्टर्स हैं वो फॉरेन विजिट करते हैं इन द पर्पज़ ऑफ वर्किंग देयर, और फिर क्या होता है वहीं पे शादी भी कर लेते हैं, वहीं पे उनकी फैमिली भी बसा देते हैं, तो उनके जो चिल्ड्रंस होंगे वो PIOs भी माने जाएंगे, क्योंकि उनका ओरिजिन तो कहाँ से है, इंडिया से ही है। उनके पेरेंट्स यहाँ से माइग्रेट होकर फॉरेन गए और वहाँ पे फिर उन्होंने फैमिली बनाई, तो जो बच्चे कहे वो PIO कहे जाते हैं, राइट। और बट रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया कैन बी सिटीजन बाय रजिस्टरिंग विद द कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव और डिप्लोमेट्स। सीधी बात है, मान लीजिए अगर आप यहाँ से कोई फॉरेन नेशन विजिट करते हैं, वहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे आपकी फैमिली बसाते हैं और आपके चिल्ड्रन हैं, उनको अगर आप रजिस्टर करवा देते हैं एम्बेसी के पास, तो फिर उन्हें PIO का स्टेटस मिल जाता है, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन्स, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट। तो उसके लिए भी कोई अलग से राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं कि उनको भी काफ़ी सारे राइट्स हम देते हैं, ठीक है। Notwithstanding anything in Article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935 as originally enacted, and who is ordinarily residing in any country outside India and so defined shall be deemed to be citizen of India। सीधी बात हो गई। हमने पढ़ा ना, या तो उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया। कौन सा इंडिया? जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बताया गया है, उसके अंदर अगर उनका बर्थ होता है तो वो सिटीजन माने जाएंगे, राइट। इफ़ ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री वेयर ही इज़ फॉर द टाइम बीइंग रिसाइडिंग ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय हिम। मतलब आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, राइट, देयरफॉर टू सच डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव वेदर बिफोर or after the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by the government of the Dominion of India or the government of India। मतलब आप जाइए अपने देश के एम्बेसी में, काउंसिलर के पास, उसे एक एप्लीकेशन दीजिए और फिर आपको PIO के राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। हालांकि इतनी सिंपल प्रोसेस होती नहीं है, काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ होती है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए समझने के लिए सिर्फ इतना है। सो दिस वॉज आर्टिकल 8, राइट। आई होप आपको पिछले आर्टिकल 5, 6, 7 क्लियर होंगे, और ये था हमारे लिए आर्टिकल 8। लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल 9। क्या कहता है भाई आर्टिकल 9? पर्सन्स वॉलेंटियरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। सिंपल है, ये आपको फ़ोटो में जो जनाब दिख रहे हैं, यू गैस कैन रिलेट कि कहाँ पे इन्होंने अपनी सिटीजनशिप रजिस्टर करवाई है, राइट। नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 or be deemed to be citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। सिंपल बात है कि भैया आर्टिकल 5, राइट, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 6 पाकिस्तान से इंडिया में आए, या आर्टिकल 8 पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन तीनों ही आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8, इन तीनों में से किसी के भी अंडर आप एलिजिबल नहीं हो फॉर गेटिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इफ़ यू हैव वॉलेंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अदर नेशन, राइट। अगर आपने सामने से कोई और देश में अपने आप को रजिस्टर करवाया है एज अ सिटीज़न, तो आपका इंडिया का जो पासपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली बैन हो जाता है, राइट। ये हो गया आपके लिए आर्टिकल 9। बहुत सिंपल है, याद रखना, इन्हें याद रख लीजिए। अगर इन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली है तो फिर अब वो इंडियन नेशनल नहीं है, ये सिटीजन कहाँ के हैं? कनाडा के हो चुके हैं, नागरिक वहाँ के हो चुके हैं, राइट। ये था आपके लिए आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 क्या है? कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप।
Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall, subject to the provisions of any law, they may be made by Parliament, continue to be such citizen. मतलब हमने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े, आर्टिकल 5, 6, 7, 8 और 9, इनके अंतर्गत जितने भी सिटीजन्स है, अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट कोई अलग से लॉ पास नहीं करती है इनके अलग ट्रीटमेंट के लिए, तब तक ये सारे ही सिटीज़न ऑफ इंडिया माने जाएंगे और उन्हें इक्वल राइट्स जो कि सबको मिलते हैं वो दिए जाएंगे। हालांकि इसमें PIO और OCI मतलब ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया, इनके जो क्लॉजेस है वो अलग आते हैं, आगे चल कर हम पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए हमें याद क्या रखना है कि इन सभी आर्टिकल्स के अंदर अगर सिटीजनशिप मिली है तो दे एन्जॉय टू बी द सिटीज़न ऑफ इंडिया, राइट, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ठीक है, हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम इंडिया के नागरिक हैं। ओके, और अनलेस डिस्क्वालिफिकेशन, कब तक रहेंगे भैया सिटीज़न हम? जब तक आपको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए, जब तक आप वॉलेंटियरली अपनी सिटीजनशिप को लीव ना कर दें या कोई और रीजंस के थ्रू एज द पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब, अगर आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया तो आप इंडियन सिटीजनशिप एंजॉय कर सकते हो, राइट। दिस वाज आर्टिकल 10। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल 11, राइट। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, हेडिंग से ही क्लियर हो गया, राइट। नथिंग इन द foregoing provisions of this part shall derogate from the powers of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship, right। मतलब ये कि पार्लियामेंट चाहे तो अपने हिसाब से लॉस फ्रेम कर सकती है रिगार्डिंग सिटीजनशिप, राइट। ये था आपके लिए आर्टिकल 11। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में डील किया गया है सिटीजनशिप के लिए। रेफरेंस बुक में अगर आप देखोगे तो काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। उसमें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो है इनके रिलेटेड भी क्लॉजेस दिए जाते हैं। साथ ही में ये भी बताया जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है और NRI किसे कहा जाता है। ये सारी चीज़ें रेफरेंस बुक में मेंशन होती है। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए हमने समझे फॉर फर्दर रेफरेंस आप अपने जो M लक्ष्मीकांत है उसे रेफ़र कर सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, राइट। अब सिटीजनशिप के अंदर दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट पढ़नी होती है हमें, जो कि होती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप हम देखते हैं कि शुरुआत से ही बिफोर इंडिपेंडेंस काफ़ी सारे इसमें वल्नरेबिलिटीज़ आई हुई है। आज़ादी के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब लाए गए, रिसेंट में अगर आप देखें तो 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। तो कभी भी इन फ्यूचर एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि किस रिलेटेड था, राइट। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सबसे पहला तो 1955 हमें समझना है। इट डिफाइंस मेथड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। ये क्या बताया कि आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप को, क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, इसके रिलेटेड डील किया गया है, राइट। सबसे पहला तो होता है बाय बर्थ, मतलब अगर आपका जन्म हुआ है तो आप यहाँ के सिटीजन हो, राइट। सिंपल टर्म है, सबको समझ में आ गया होगा, राइट। दूसरा होता है बाय डिसेंट। अब क्या होता है डिसेंट, मतलब बाय ब्लड हम कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं आपके जो रूट्स है वो इंडिया से मिलते जुलते, राइट। मतलब अगर 3 दिसंबर 2004, डेट याद रखिए, 3 दिसंबर 2004, इसके ऑनवर्ड्स अगर आप कहीं बाहर आपका जन्म होता है, बॉर्न आउटसाइड एंड कंपल्सरी रजिस्टर्ड विद इन 1 ईयर, एक्सटेंडेबल विद इन एम्बेसी ऑफ इंडिया, मतलब अगर इसके बाद आपका बर्थ होता है और 1 साल के अंतर्गत अगर आप रजिस्टर करवा देते हो फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया तो आपको मिल जाएगी सिटीजनशिप, राइट। ये हो गया बाय डिसेंट। पहला क्या पढ़ा, बाय बर्थ, अगर आपका जन्म हुआ है तो आप बन गए सिटीजन इंडिया के, राइट। थर्ड होता है पार्लियामेंट बाय लॉ। ये कहीं अगर स्पेसिफाई कर दें कि इन क्राइटेरियाज़ के अंतर्गत अगर कोई पर्सन रजिस्टर होता है तो उसे हम सिटीजनशिप देंगे इंडिया की, तो भी ये सारी चीज़ें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत मेंशन की जाती है कि भैया ये क्राइटेरियाज़ है, और अगर इसके अंतर्गत कोई सिटीज़न रजिस्टर करवाना चाहता है अपने आप को
तो हम भी उसे सिटीजनशिप दे देंगे, राइट। एक्विजिशन, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। मान लीजिए इंडिया ने कल को हमला कर दिया अपने ये साइड के नेबर पर, और इतना जो एरिया था हमने इंडिया में शामिल कर लिया, इन केस अगर होता है तो यहाँ के जो लोग होंगे वो भी ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। सो पार्लियामेंट बाय लॉ ये डिक्लेयर कर सकती है कि इस टेरिटरी में रहने वाले लोग अब सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है, राइट। तो पहला हमने पढ़ा बाय बर्थ, दूसरा हो गया बाय डिसेंट, तीसरा हो गया पार्लियामेंट बाय लॉ, राइट। लेकिन इसमें काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ होती है। मान लीजिए कोई पर्सन कितने टाइम के लिए रहा है, राइट। अगर कई लोग के लिए 11 साल का है, कई लोग के लिए 14 साल का क्राइटेरिया होता है, राइट। उसमें +1 ईयर कंटिन्यूसली आपको रहना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग। ये सारे टेक्निकल टर्म्स है, आपको एक बार पढ़ने समझ आ जाएगी। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम इसे प्रेफर करेंगे कि आप इसे रेफरेंस बुक में से पढ़ लें, ठीक है। पांचवा जो तरीका होता है सिटीजनशिप एक्वायर करने का वो है बाय नेचुरलाइजेशन। अब भैया क्या होता है नेचुरलाइजेशन? नेचुरलाइजेशन होता है फॉर फॉरेन सिटीजन्स, राइट। कि अगर कोई फॉरेन नेशनल है, उसे अगर इंडिया से प्यार हो गया और अगर इंडिया में सिटीजनशिप चाहिए तो वो कैसे कर सकता है? हमारे पास काफ़ी एग्जांपल्स भी है। अगर लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, लेटेस्ट तो नहीं हालांकि बहुत ही फेमस, तो जो सिंगर है मिस्टर अदनान सामी जो कि पाकिस्तान सिटीजन थे, उन्होंने सिटीजनशिप ले ली इंडिया की अप्लाई करके थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। तो ये भी टर्म्स डिस्कस हुए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कि किस तरह से थ्रू नेचुरलाइजेशन आप सिटीजन बन सकते हो इंडिया के, राइट। कैसे बन सकते हैं? अगर आपने अपनी जो प्रीवियस कंट्री की थी सिटीजनशिप उसको अगर आपने छोड़ दिया तो आप इंडिया के सिटीजन बन गए, राइट। अगर आप के पास वर्किंग नॉलेज है, इंडिया के 22 लैंग्वेजेस जो है उनमें से कोई भी लैंग्वेज आप भरते रहते समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं। अगर आप ये सारे फुलफ़िल कर देते हैं तो आपको सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन मिल सकती है, ठीक है। इनमें क्या क्या क्लॉजेस आते हैं इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय लॉ और बाय नेचुरलाइजेशन हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की, राइट। और हमने पढ़ लिया कि भैया कैसे सिटीजनशिप एक्वायर की जाती है। ये भी पढ़ना ज़रूरी है कि कैसे सिटीजनशिप टर्मिनेट होती है, राइट। ऐसा तो है नहीं कि हम सबको बस अपना बनाते ही जाएंगे, जो हमारे नहीं होंगे उनको हम बाय बाय भी कहेंगे। कैसे कहना है उन्हें? सबसे पहला है रेनन्सिएशन, राइट। अगर अक्षय कुमार ने कह दिया कि मुझे यहाँ की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मुझे कनाडा की सिटीजनशिप एक्वायर करनी है, और कनाडा की गवर्नमेंट भी राज़ी है उन्हें अपना नागरिकता देने के लिए, और अगर कैनेडियन सिटीजनशिप इशू हो जाती है तो इंडिया का पासपोर्ट उन्हें सरेंडर करना पड़ता है ऑन द स्पॉट, राइट। क्योंकि अब वो इंडियन सिटीजन नहीं रहे, वो बन चुके हैं सिटीजन ऑफ कनाडा, राइट। दूसरा होता है डेप्रीवेशन। अब डेप्रीवेशन क्या होता है? आफ्टर एक्वायरिंग सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बाय फ्रॉड, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट और बीइंग डिसलॉयल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, हिज सिटीजनशिप विल बी डेप्रीवेटेड। मतलब ये कि मान लीजिए आपने सिटीजनशिप ले ली इंडिया की, राइट। अब आप भारत के संविधान को नहीं मानते हो, उसका अपमान करते हो, ठीक है, या तो आपने डॉक्यूमेंट्स जो दिए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्वायरिंग फॉर सिटीजनशिप अगर वो फॉल्स है, ठीक है, गलत है, और आपके ऊपर सरकार को शक जाता है कि आप किसी गलत इंटेंशन से आपने सिटीजनशिप को एक्वायर किया था, तो भी आपकी सिटीजनशिप डेप्रीवेट की जाती है, मतलब आपकी सिटीजनशिप रद्द की जाती है, राइट। और तीसरा होता है टर्मिनेशन, राइट। कहते हैं कि ऑपरेशन ऑफ लॉ अपने आप हो जाता है। मतलब कि ये अगर आपने किसी और देश के नाम का पासपोर्ट बनवा लिया तो आपका इंडिया का पासपोर्ट आपको गिव अप करना पड़ेगा, ठीक है। हमने पढ़ा किस तरह सिटीजनशिप एक्वायर की जाती है और किस तरह से टर्मिनेट की जाती है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में ये सारी चीज़ें इन डिटेल डिस्कस की गई थी, राइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का। बट बिफोर स्टार्टिंग डेट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप रेफरेंस बुक में से एक बार पढ़ लें कि कौन होते हैं एनआरआईज, कौन होते हैं ओसीआई होल्डर्स, और पीआईओ और ओसीआई के बीच में आज क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटीज़ है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक बार जाके गो थ्रू कीजिए कि किस तरह से इनके अंदर टेक्निकलिटीज़ जो है वो हमें समझनी है,
ठीक है। और ये भी पढ़ना है कि किस तरह से OCI सिटीजन या PIO जो है उन्हें किस तरह से सिटीजनशिप दी जाती है इंडिया की, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, राइट, मोस्ट अवेटेड टॉपिक। एक बार बोल लेता हूँ, सुन लीजिए। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस हु एंटर्ड इनटू इंडिया बिफोर 31st December 2014 फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान shall not be treated as illegal migrants for purpose of this act and will be given citizenship by naturalization in discounted manner। मतलब ये कि आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, आप जैन हैं, आप पारसी हैं या आप क्रिश्चियन हैं, अगर आपने इंडिया में एंट्री की है 31 दिसंबर 2014 से पहले, ठीक है, बिफोर 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो आपको एलियन नहीं माना जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से इंडिया की सिटीजनशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट इन अ डिस्काउंटेड मैनर, इससे ध्यान रखिएगा सबको नहीं मिलेगी, इन अ डिस्काउंटेड मैनर आपको सिटीजनशिप दी जाएगी इंडिया की, राइट। क्यों दी जाएगी भैया? देखिए बहुत सारे रीजन्स हैं, बट वन ऑफ द मेन रीज़न ये कहा जाता है कि जो हमारे बहुत ही शांत नेबर्स है लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार होता है, एट्रोसिटीज़ होती है, और वहाँ से बचने के लिए एज अ रेफ्यूजी वो लोग इंडिया में आते हैं, और हम बड़े दिल वाले होकर इन्हें सिटीजनशिप देते हैं इफ़ वी फील कि इन्हें सच में शरणागति की ज़रूरत है, राइट। तो इनके लिए हमें ये क्लॉज लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। पता नहीं क्या हुआ, किस तरह से हवा चली और इंडिया के अंदर लोगों को ये दिमाग में ये बैठ गया कि ये हमसे हमारी नागरिकता छीन रहे हैं, जबकि जो पहले से रेसिडेंट थे, सिटीजन्स थे इंडिया के, उनके रिगार्डिंग कोई ज़्यादा बातें इसमें की नहीं गई थी। लेकिन कुछ पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस ने सरकार का विरोध करते हुए ये कहा कि ये हमारे लिए बेकार है, इसीलिए इसमें इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई और आज भी ये टॉपिक हमारे लिए हॉट बना है, राइट। इट डज़ नॉट अफेक्ट एनी एग्जिस्टिंग सिटीजन ऑफ इंडिया एट ऑल। मतलब अगर आप पहले से रह रहे हो, आप सिटीजन हो, आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड वगैरह है, तो आपको इस एक्ट से कोई लेना देना था ही नहीं। बट फिर भी हमारे इंडिया में कहा जाता है कि हर 6 महीने में कोई नया हमें टॉपिक चाहिए झगड़ने के लिए, और वन ऑफ दैट टॉपिक वॉज 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आई होप आपको ये एक्ट समझ में आया होगा और आज का लेक्चर भी हमने समझा होगा। एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, पार्ट 3 जिसे हम कहते हैं विच डील्स विथ सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2 इंपॉर्टेंट थे, 1955 वाला जिसमें बताया जाता है कि कौन सिटीजन है, किस तरह से सिटीजनशिप लेनी है और किस तरह से वो टर्मिनेट होती है, राइट। ये 3 चीज़ें पढ़ी। और 2019 का कंट्रोवर्शियल जो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो हमने डिस्कस कर लिया है मोटा मोटा यहाँ पे, राइट। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन जाने से पहले हर बार की तरह सवाल जवाब हो जाए। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हेन अ पर्सन इज ग्रांटेड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ही शी इज कॉल्ड अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन। ठीक है, मतलब अगर किसी बाहर के बंदे को सिटीजनशिप मिली है इंडिया की, उसे हम नेचुरलाइज सिटीजन कहते हैं। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे, राइट, पार्लियामेंट बाय लॉ, बाय डिसेंट, बाय बर्थ, और 5th हमने पढ़ा था बाय नेचुरलाइजेशन, राइट। सॉरी, आंसर दिख गया क्या आपको? कोई बात नहीं। व्हेन अ फॉरेनर मैरीज एन इंडियन सिटीजन, ही शी ऑटोमेटिकली बिकम्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब मान लीजिए कल को अगर आप मेल हैं और आपकी शादी किसी लड़की से होती है जो कि पाकिस्तानी ISI की एजेंट है, राइट, और वो आके क्लेम करती है कि मेरी शादी इनसे हुई है तो अब मैं भी इंडिया की सिटीजन बन चुकी हूँ, तो ऐसे में सिटीजन मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, राइट। अगर आप फीमेल है और आपकी शादी हो गई ओसामा बिन लादेन से, और अगर वो आके ये कह ले कि हमें सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, तो क्या आप दे दोगे? ऑब्वियसली नहीं, बहुत बेकार बातें हैं। तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या होगा? एक, कि भैया अगर किसी बाहर के सिटीजन को हमने इंडिया की सिटीजनशिप दी है तो उसे थ्रू
नेचुरलाइजेशन दी है, राइट। ये था इसका आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स फॉर एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955? अभी हम पढ़ के आए, राइट। बाय बर्थ, जी हाँ। बाय डिसेंट, जी हाँ। बाय नेचुरलाइजेशन, जी हाँ। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जी हाँ। बाय मैरिज। क्या लगता है? शादी वाली बात अभी हमने कही है लास्ट वाले क्वेश्चन में। क्या लगता है आपको, क्या होगा आंसर? मैरिज ऑब्वियसली नहीं आएगा, ठीक है। तो बाय बर्थ, जी हाँ हमने पढ़ा। बाय डिसेंट, नेचुरलाइजेशन और इनको, मतलब 1, 2, 3 एंड 5 हमारा आंसर है ए, राइट। देखिए अभी इसमें पढ़ा ना हमने, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, पार्लियामेंट बाय लॉ और बाय नेचुरलाइजेशन। तो ये 4 चीज़ें मेन पढ़ी हमने, आंसर है ए। तीसरा और आखिरी सवाल, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 seeks to grant citizenship to person from belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian communities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुस्लिम फ्रॉम दिस कंट्रीज आर नॉट एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप अंडर दिस एक्ट। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने कहीं मुस्लिम लिखा नहीं है, राइट। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम नहीं लिखा है। सिंपल रीज़न है कि आप कंट्रीज देखिए, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, मेजॉरिटी किसकी है? इस्लामिक पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो भैया भले ही इस्लाम के अंदर भी काफ़ी सारी माइनॉरिटीज़ होती होगी, लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो ये कम्युनिटीज़ है उनको वहाँ पे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ फेस करनी पड़ रही है। इसकी वजह से इन्हें यहाँ पर सिटीजनशिप हम दे रहे हैं। मुस्लिम का यहाँ पे कोई क्लॉज था नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर तो हालांकि क्लियर ही है आपके सामने क्या होगा, लेकिन एक बार रिसर्च कीजिएगा अच्छे से। 2019 का एक बार एक्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा और रेफरेंस बुक में जो मैंने होमवर्क दिया, PIO, OCI वगैरह पढ़ लीजिएगा। NRI क्या होता है पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, टेरिटरी ऑफ इंडिया वाला हिस्सा और यहाँ पे सिटीजनशिप वाला जो पार्ट 3 हम कहते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम कोशिश करेंगे कि सीधा फंडामेंटल राइट से शुरुआत करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए जय हिंद। दिस इज जतिन रावल साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। कीप हसलिंग।